तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 318 मैक्स होलोवे वर्सेस डस्टिन पोरियर ट्रिलॉजी फाइट कार्ड की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर ओवरऑल अगर हम इस कार्ड को देखें तो इस कार्ड में हमें इतने बिग नेम फाइटर्स देखने को नहीं मिलते हैं। इस कार्ड में हाई मिड लेवल वाले फाइटर्स हैं, बट ये पूरा कार्ड इन्हीं सारे फाइटर्स से भरा हुआ है और जो मैच मेकिंग है वो काफी अच्छी लग रही है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि UFC 318 में हम वायलेंस को देखने वाले हैं और ये पूरा कार्ड लग रहा है कि एक अमेजिंग कार्ड बनने वाला है। अब जिसकी मैं बात कर रहा था तो यहाँ पर मेन कार्ड में माइकल जॉनसन और डैनियल ज़ेल्यूबर की फाइट को रख दिया है, बट मेरी ओपिनियन में यहाँ पर जो प्रीलिम में दो फाइट्स हैं वो इजीली मेन कार्ड में रह सकती थी, यानी कि काइलर फिलिप्स विनीशियस ओलिवेरा या फिर मार्विन विटोरी, और जो ब्रैंडन लेलन की फाइट है वो इजीली मेन कार्ड में रह सकती थी क्योंकि वो ज्यादा बिग नेम फाइट है। बट रिगार्डलेस ऑफ दिस, इस वीडियो में मैं इन दोनों फाइट्स को भी कवर करने वाला हूँ, जहां पर चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है। और अब डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली फाइट से, जो मिडिल वेट डिवीजन की फाइट है, और ये फाइट होने वाली है मार्विन विटोरी वर्सेस ब्रैंडन लेलन के बीच में। मार्विन विटोरी का पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो एक ओल्ड स्कूल फाइटर रह चुका है, जिधर उसकी गेम इवॉल्व ही नहीं हुई है। वो बस एक ओल्ड स्कूल फाइटर बन चुका है जिसे बेसिक 1-2 पंच और उसके बाद टेक डाउन शूट करना आता है, जो अभी अगर तुम नोटिस करोगे तो हर किसी को पता लग चुका है। और इसीलिए मार्विन विटोरी, जो वो जस्ट अभी 31 इयर्स ओल्ड है, बट ऐसा लगता है कि मार्विन विटोरी अब डिक्लाइन हो चुका है। ब्रैंडन लेलन की बात करें, यस वो अपनी लास्ट फाइट में लूज हुआ था, बट फिर भी वो टॉप लेवल में फाइट कर रहा है और वहां पर वो काफी क्लोज फाइट्स को लेके जा रहा है। तो इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है ब्रैंडन लेलन टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। एक चीज मार्विन विटोरी की बहुत ज्यादा इंसेन है और वो है उसकी आयरन चिन, बट कब तक मार्विन विटोरी इसी आयरन चिन पे रिलाय करता रहेगा, उसका भी ऐसा लगता है कि वो कभी भी अब ब्रेक हो सकती है। और बस अगर हम स्किल्स की बात करें तो ब्रैंडन लेलन ज्यादा फास्ट है, उसके पास ज्यादा वेराइटी ऑफ स्ट्राइक्स हैं, जहां पर वो किक्स को भी थ्रो करता है और इसी के साथ वो टेक डाउन भी कर सकता है। बेसिकली एक ऑलराउंड फाइटर है। बट अगर मार्विन विटोरी की बात करें तो अगर वो फाइट में अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके नहीं जा पाया तो एक तो उसकी स्ट्राइकिंग बहुत ज्यादा स्लो है, वो बस बेसिक से 1-2 पंचेस या फिर हार्डली कोई ओवरहैंड राइट पंच को थ्रो कर देगा। और अगर फाइट में वो अपने ओपोनेंट को टेक डाउन नहीं कर पाया तो हम बहुत बार देख चुके हैं कि वो काइंड ऑफ फंस जाता है फाइट में, और इसीलिए मेरी ओपिनियन में एलन फीड में मार्विन विटोरी को पीस अपार्ट करने वाला है और 2 या फिर इवन सारे राउंड्स को विन करके वो फाइट को विन करने वाला है। वैसे भी हम इन दोनों की फाइट ऑलरेडी एक बार में देख चुके हैं और उधर भी ब्रैंडन लेलन ने अपनी स्पीड को दिखाते हुए बहुत जल्दी मार्विन विटोरी के ऊपर 2 पंच कॉम्बो लैंड कर दिया था और मार्विन विटोरी वहां पर भी कुछ नहीं कर पाया था। तो ऐसा ही सेम मुझे केज के अंदर भी लग रहा है, तो इसीलिए मैं यहां पर चाह रहा हूं ब्रैंडन लेलन टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। और अब मूविंग ऑन, तो प्रीलिम की मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट होने वाली है बैंटमवेट डिवीजन फाइटर्स काइलर फिलिप्स वर्सेस विनीशियस ओलिवेरा के बीच में। ये दोनों फाइटर्स अपकमिंग नेम्स हैं, जहां पर राइट नाउ विनीशियस ओलिवेरा के पीछे अब हाइप बनने लग पड़ी है। और अगर हम उसकी फाइटिंग को देखें तो वो एक क्रेजी फाइटर है, जहां पर वो ग्रैपलिंग भी कर सकता है, वो अपने ओपोनेंट को 1 पंच नॉकआउट भी कर सकता है, उसके पास पावर है अपने पंचेस में, वो किक्स भी काफी पावरफुल थ्रो करता है। और लास्ट फाइट जो उसने साइद नूरमागोमेडोव के साथ की थी, वहां पर वो ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस में विन किया था। तो विनीशियस ओलिवेरा भी इनसेन मोमेंटम में चला है, बट यही चीज जब हम काइलर फिलिप्स की देखते हैं तो लास्ट फाइट में रॉ फॉन्ट उसके मोमेंटम को खत्म कर देता है। और यहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि विनीशियस ओलिवेरा सेम करने वाला है। तो फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है विनीशियस ओलिवेरा टू विन, और यहां पर मुझे फील आ रही है कि वो लास्ट राउंड यानी कि वो काइलर फिलिप्स को 3rd राउंड में नॉकआउट करने वाला है। काइलर फिलिप्स की अगर हम गेम को देखें तो सबसे मेन वीकनेस उसकी गैस टैंक है, जहां पर लास्ट राउंड में काइलर फिलिप्स स्लो हो जाता है और ये जो उसका गैस टैंक है ये और जल्दी खत्म होने लग पड़ता है अगर उसका ओपोनेंट उसे पुश बैक करने लग पड़े। बेसिकली मान के चलो कि काइलर फिलिप्स शाइन करता है जब वो फ्रंट फुट में होता है, बट जैसे ही उसका ओपोनेंट उसे बैक फुट में रखता है यानी कि उसे प्रेशर करने लग पड़ता है, तो काइलर फिलिप्स का हमने बहुत बार देखा है कि वो शेल अराउंड कर जाता है और डेस्पिरेशन में टेक डाउन्स को शूट करता है, जो कभी भी एक ठीक बात नहीं रहती है। और लास्ट ही फाइट में हम देख चुके हैं कि विनीशियस ओलिवेरा ने खुद का भी बहुत अच्छा टेक डाउन डिफेंस दिखाया है। तो इसीलिए अगर काइलर फिलिप्स विनीशियस ओलिवेरा को ग्राउंड में लेके नहीं जा पाया तो उसके लिए बहुत हार्ड होने वाला है। तो इसीलिए उसके लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है कि वो ओलिवेरा को बैक फुट में रखे। अब दोनों में कौन टेक्निकल फाइटर है, तो मैं बोलूंगा काइलर फिलिप्स एक ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, जहां पर उसका डिफेंस भी ज्यादा बेटर लगता है। वेरस विनीशियस ओलिवेरा की बात करें तो जैसे ही फाइट राउंड 2 के बाद आती है तो उसके दोनों हैंड्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो अगर यहां पर फिलिप्स स्मार्ट रहकर फाइट करता है तो वो बार बार जैब्स को पुट ऑन करके फाइट को विन कर सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है जो विनीशियस ओलिवेरा का प्रेशर है और जो वो पावर को पैक करता है वो काइलर फिलिप्स के लिए बहुत ज्यादा रहने वाली है, जहां पर वैसे तो दोनों की किकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, बट जब
ओलिवेरा किक थ्रो करता है तो वो फुल पावर के साथ थ्रो करता है, तो आई डू बिलीव कि काइलर फिलिप्स इससे बैकवर्ड मूव होने वाला है, वो प्रेशर को ले लेगा और फिर राउंड 3 में काफी पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाए और फिर विनीशियस ओलिवेरा उसे फिनिश कर दे। और मूविंग ऑन तो मेन कार्ड में चलते हैं, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट रहने वाली है लाइट वेट डिवीजन की, जिधर माइकल जॉनसन फाइट करने वाला है डैनियल ज़ेल्यूबर के साथ। माइकल जॉनसन अब नो लॉन्गर एक टॉप फाइटर है, वो एक काफी ओल्ड फाइटर है, बट फिर भी पता नहीं माइकल जॉनसन का क्या चलता आ रहा है। जिन फाइट्स को उसे विन करना चाहिए वो इजीली हार जा रहा है बाय फिनिश, बट जिन फाइट्स में उसे ऑन पेपर हारना चाहिए उन फाइट्स में वो या तो नॉकआउट या फिर फाइट को डोमिनेट करके विन कर जा रहा है। और ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ ये माइकल जॉनसन जब अपनी प्राइम में था तब से चलते आ रही है, जहां पर किसको याद है कि माइकल जॉनसन ने डस्टिन पोरियर को नॉकआउट किया था, जस्टिन गेची के साथ एक एब्सोल्यूट वॉर किया था। तो हाई लेवल फाइटर्स के साथ माइकल जॉनसन काफी अच्छी फाइट करता है, बट जब लो लेवल फाइटर्स की बात करते हैं तो माइकल जॉनसन का पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो भी एक लो लेवल फाइटर है और वो वहां पर फाइट्स को हार जाता है। अब डैनियल ज़ेल्यूबर अभी तो नो वे एक टॉप फाइटर है, वो ऑब्वियसली राइट नाउ एक लो टियर फाइटर है, बट UFC 306 जो स्फेयर में हुई थी वहां पर हमने देखा था कि डैनियल ज़ेल्यूबर के पास बहुत ज्यादा हार्ट है, वो रिबोविक्स के साथ एक एब्सोल्यूट वॉर जाता है और वहां पर उसकी चिन भी काफी अच्छी रही थी। तो इसीलिए इधर फाइट में मुझे नहीं लगता कि माइकल जॉनसन डैनियल ज़ेल्यूबर को नॉकआउट कर सकता है, एंड देयरफॉर मेरी प्रेडिक्शन है डैनियल ज़ेल्यूबर टू विन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैं जाने वाला हूं राउंड 2 नॉकआउट। माइकल जॉनसन को पिक करना बहुत ज्यादा ट्रिकी रहता है क्योंकि उसके पंचेस में स्पीड अभी भी है, वो कभी भी डैनियल ज़ेल्यूबर को फ्लैश नॉकआउट कर सकता है, इस पे मैं एग्री करता हूं। बट जब नॉर्मल फाइट गेम की बात करते हैं तो आई एम नॉट श्योर कि माइकल जॉनसन और कैसे फाइट को विन कर सकता है, क्योंकि डैनियल ज़ेल्यूबर किक्स को थ्रो करने वाला है, वो अपने 4 इंचेस की रीच एडवांटेज लेकर माइकल जॉनसन को वो रेंज को क्लोज करने नहीं देने वाला है। और वी नो कि माइकल जॉनसन की जो चिन है वो इतनी सॉलिड चिन नहीं है, वो बहुत बार 1 पंच नॉकआउट हो चुका है। तो यहां पर अगर माइकल जॉनसन कोई भी गलती कर डिस्टेंस को क्लोज करने की ट्राई करता है तो फील आ रही है कि डैनियल यहां पर उसे काउंटर करने वाला है, और फिर इन्हीं कोई काउंटर शॉट से या फिर प्लेन सिंपल पंच भी क्यों ना हो वो माइकल जॉनसन को नॉकआउट करने वाला है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो अब चलते हैं फेदरवेट डिवीजन में, जहां पर डैन ईगी की फाइट होने वाली है पेट्रिशियो पिटबुल के साथ। आई एम नॉट श्योर कि इस फाइट को मैं कैसे प्रिडिक्ट करूं, क्योंकि बस अगर हम UFC की बात करें तो लास्ट फाइट में पिटबुल ने कुछ किया ही नहीं है। पिटबुल ने जो याइर रॉड्रिगेज के साथ फाइट की थी मैं पर्सनली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं, और अब आई एम रियली नॉट श्योर कि क्या ये पिटबुल की नर्व्स थी कि वो UFC में पहली बार फाइट कर रहे हैं इसलिए वो नर्वस था, या फिर जो बेलेटोर का लेवल है वो UFC के टॉप लेवल वाला नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसी परफॉर्मेंस पैची मिक्स ने भी शो की। डैन ईगे और पेट्रिशियो पिटबुल ये दोनों फाइटर्स बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं साइज में, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही हैं, बट जब रीच की बात करते हैं तो शायद से डैन ईगे के पास 3 to 4 इंचेस की ज्यादा रीच है। वो UFC में काफी टाइम से फाइट करता आ रहा है, वो ज्यादा टेक्निकल फाइटर है। अब दोनों के ही पास 1 पंच नॉकआउट पावर है। डैन ईगे काफी टाइम से UFC में फाइट कर रहा है, जो ऑब्वियसली बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वेयरएज पिटबुल ने अपनी लास्ट फाइट में UFC में कुछ भी नहीं शो किया। तो इसीलिए मैं यहां पर जाने वाला हूं डैन ईगे टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। दोनों की जब पंच लेने की एबिलिटी की बात करते हैं तो डैन ईगे के पास डेफिनेटली एक आयरन चिन है, जहां पर लास्ट फाइट डिएगो लोपेस में हम देख चुके हैं कि उसने कितना ज्यादा हार्ड दिखाया था। शॉर्ट नोटिस में फाइट को लेने के बाद वो स्टार्टिंग के राउंड्स को सर्वाइव कर जाता है और फिर थर्ड राउंड में बाउंस बैक करता है, वेयरएज यही एबिलिटी अगर मैं पेट्रिशियो पिटबुल की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास ये एबिलिटी है। वो ऑल्सो अब 38 इयर्स का हो चुका है, तो हम बोल सकते हैं कि UFC में वो अपनी प्राइम में एंटर नहीं हुआ है। और पता नहीं क्यों मैं बार बार लास्ट फाइट में ही जा रहा हूं, जहां पर बहुत डिसअपॉइंटिंग ये फाइट थी, तो मैं यहां पर रिस्क नहीं लूंगा। वैसे अगर हम बात करें तो पिटबुल इस फाइट को विन कर सकता है अगर वो फाइट को ग्राउंड में लेके जाए और वो फीट में ज्यादा टेक्निकल वे से फाइट करे, जो है हाईली डाउट की डैन ईगे उसे करने देगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि डैन ईगे फाइट को फीट में रखेगा और फिर एकदम से जब वो 3-4 पंच कॉम्बिनेशन से ब्लिट्स इन करता है तो उससे वो पिटबुल को हर्ट करने वाला है, और मे भी हम यहां पर देखने वाले हैं कि डैन ईगे पिटबुल को डोमिनेट कर रहा है। तो मैं यहां पर जाने वाला हूं डैन ईगे टू विन। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर्स केविन हॉलैंड वर्सेस डैनियल रॉड्रिगेज के बारे में। अब अगर तुम नोटिस करोगे तो ये एक ऐसी फाइट है जो मेन कार्ड के इतने ऊपर नहीं रहनी चाहिए थी, बट क्योंकि इस कार्ड में कोई बिग नेम फाइटर नहीं है, पर इसी के साथ जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैच मेकिंग काफी अच्छी है, तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमें फाइट फिनिश होती हुई दिख जाए। स्पेशली केविन हॉलैंड के चांसेस लग रहे हैं कि वो फाइट को फिनिश कर दे, और ये चीज मुझे लग भी रही कि होने वाली है। तो इसीलिए फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है
हैं केविन हॉलैंड टू विन बाय राउंड 1 या फिर राउंड 2 नॉकआउट। फाइनली केविन हॉलैंड का लग रहा है कि वो फाइट्स को सीरियसली लेने लगा है और मैं काफी टाइम से बोलता आया हूं कि केविन हॉलैंड को मैं कभी भी पिक नहीं करूंगा जब तक वो सीरियस नहीं होता। वो फालतू की फाइट्स मिडिल वेट डिवीजन में नहीं ले रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, बट अब उसका गोल वेल्टरवेट डिवीजन जहां पर वो शाइन कर सकता है यही उसकी ट्रू डिवीजन है। और मेरी ओपिनियन में डैनियल रॉड्रिगेज की जो फाइट है वो उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। डैनियल रॉड्रिगेज एक ऐसा फाइटर है जो स्क्रैप करने के लिए कभी भी रेडी रहता है। वी नो कि ये फाइट ग्राउंड में नहीं जाने वाली है बल्कि दोनों फाइटर स्टैंड और बैंग करने वाले हैं। और यहाँ पर केविन हॉलैंड काफी शाइन करता है क्योंकि वो ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, उसके पास ज्यादा स्पीड है और जब उसके पंचिंग पावर की बात करते हैं तो उसके पंचेस में पावर भी काफी है कि वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दे। आई थिंक सो फाइट में कोई ना कोई बिग पंच या फिर इवन हेड किक भी पड़ सकती है डैनियल रॉड्रिगेज को, जिससे कि या तो वो क्लीन नॉकआउट हो रहा है या फिर नॉकडाउन होने के बाद केविन हॉलैंड उसे फिनिश कर दे रहा है। डिफेंस की भी बात करते हैं तो केविन हॉलैंड के पास ज्यादा बेटर डिफेंस है, उसे पंचेस के साथ रोल करना आता है एंड ऑल्सो उसकी चिन भी काफी अच्छी है। डैनियल रॉड्रिगेज की बात करते हैं, वो ज्यादा बेटर फाइट करता है जब वो फॉरवर्ड मूव करता है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इस फाइट में कर पाएगा जहां पर फाइट में उसे प्रेशर पुट ऑन करने में बहुत ज्यादा ट्रबल होने वाली है। क्योंकि जब रीच की बात करते हैं तो 7 इंचेस की रीच एडवांटेज है केविन हॉलैंड के पास, तो वो बार बार अपने जैब और बीच बीच में राइट पंच को थ्रो करने वाला है, जिससे फील आ रही है कि डैनियल रॉड्रिगेज नॉकआउट होने वाला है। और यही डैनियल रॉड्रिगेज को सबसे बड़ा रिस्क लेना है, जहां पर अगर वो केविन हॉलैंड को बैकवर्ड मूव करवा देता है तो उसके विन के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे, बट ये करते हुए काफी चांसेस हैं कि वो नॉकआउट भी हो सकता है। तो मैं यहां पर पिक करने वाला हूं केविन हॉलैंड टू विन। और मूविंग ऑन तो UFC 318 की को मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट मिडिल वेट डिवीजन फाइटर्स पॉलो कोस्टा वर्सेस रोमन कोपिलोव के बीच में है। आई एम नॉट श्योर कि पॉलो कोस्टा कहां पर स्टैंड करता है क्योंकि वो अपनी फाइट्स को लगातार हार रहा है। वो अब नो लॉन्गर वो डेंजरस पॉलो कोस्टा बचा है जो 4-5 साल पहले अनडिफीटेड था। उसे फ्यूचर चैंप बोल रहे थे, उसने योएल रोमेरो के साथ वॉर किया था, बट इजराइल अदसाने की फाइट के बाद हम देख चुके हैं कि पॉलो कोस्टा अब बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है। और लास्ट फाइट जो उसने शॉन स्टिकलैंड के साथ की थी वहां पर तो पॉलो कोस्टा बहुत ज्यादा वीक लगा है। अब रोमन कोपिलोव की बात करें तो ये प्रॉपर लगता है कि एक रशियन टाइप स्ट्राइकर है, जहां पर ऑल्दो रोमन कोपिलोव को ग्रैपलिंग भी करना आती है, बट सिर्फ अगर हम स्ट्राइकिंग की बात करें तो ये एक ऐसा फाइटर है जो बार बार फेंट्स करेगा और फिर उसके बाद बहुत स्पीड अपने पंचेस को लैंड करता रहेगा। और ये चीज पॉलो कोस्टा को रियली ट्रबल दे सकती है क्योंकि अब हम देखते आ रहे हैं कि पॉलो कोस्टा के साथ अगर कोई पंचेस को बार बार लैंड करता रहे तो पॉलो कोस्टा को इजी है बैकवर्ड मूव करवाना, प्लस उसके पास बहुत अच्छी लेग किक्स और बॉडी किक्स भी हैं। स्पिनिंग बॉडी किक्स भी रोमन कोपिलोव की काफी अच्छी हैं। तो यही सब करते हुए अगर वो पॉलो कोस्टा को बैकवर्ड मूव करवा देता है तो मुझे लगता है कि वो फाइट को विन करने वाला है। पर ऑपोजिट इसके पता नहीं क्यों अंदर से आई स्टिल वांट कि पॉलो कोस्टा वो पुराने स्टाइल से फाइट करने लग पड़े, जहां पर वो केयर नहीं करता कि उसका ओपोनेंट उसके ऊपर क्या थ्रो कर रहा है, वो अपनी पावर को यूज करता हुआ मार्च डाउन करे अपने ओपोनेंट को। और अगर वो रोमन कोपिलोव के साथ ऐसा कर लेता है तो वी नो कि उसके पास ज्यादा पावर है, तो रोमन को इस पावर को रिस्पेक्ट करना ही होगा और बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा। पर क्या ऐसा पॉलो कोस्टा सच में ऐसा कर पाएगा? आई हाईली डाउट इट, क्योंकि रिसेंटली पॉलो कोस्टा अब इंजरीज भी बहुत ज्यादा लेने लग पड़ा है। फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों पॉलो कोस्टा को देखकर अब फील आती है कि वो फाइट्स को अब इतना सीरियसली नहीं ले रहा है, और इसीलिए फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है रोमन कोपिलोव टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। आई थिंक सो रोमन कोपिलोव ज्यादा स्पीड रहने वाला है, वो पॉलो कोस्टा के ऊपर बार बार जैब्स और जिन फेंट्स की मैं बात कर रहा था उन्हें बार बार यूज करके वो पॉलो कोस्टा को हेजिटेट करवाने वाला है, और मे बी पूरे 3 राउंड्स यही फाइट जाए और वो फाइट को विन कर जाए। अब एक चीज मैंने नोटिस की है रोमन कोपिलोव की फाइट में, और वो है कि जब भी उसके साथ स्ट्राइकिंग एक्सचेंज हो रहा होता है तो बहुत बार वो अपने हेड को लेफ्ट साइड डिप कर जाता है। और पॉलो कोस्टा की फाइट गेम में हम बहुत बार देख चुके हैं कि जो उसकी राइट हेड किक है वो इनसेन लेवल की है। पॉलो कोस्टा ऑलमोस्ट अपनी हर एक फाइट में इस राइट हेड किक को थ्रो करने की ट्राई करता है, तो बस इसके लिए डोंट बी सरप्राइज्ड अगर पॉलो कोस्टा राइट हेड किक से रोमन कोपिलोव को हर्ट या फिर नॉकआउट कर दे। बट रिसेंटली जिस वे से पॉलो कोस्टा फाइट कर रहा है मुझे होप्स काफी लो हैं, इसीलिए मैं चाह रहा हूं रोमन कोपिलोव टू विन बाय डिसीजन। और अब मूविंग ऑन तो मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये मेन इवेंट लाइटवेट डिवीजन फाइटर्स BMF चैंपियन मैक्स होलोवे वर्सेस डस्टिन पोरियर के बीच में ट्रिलॉजी फाइट है। ऑलरेडी दोनों के बीच में 2 फाइट्स हो चुकी हैं, जहां पर दोनों बार डस्टिन पोरियर फाइट को विन किया था। बट अब रिसेंटली अगर हम दोनों के करियर को देखें तो मैक्स होलोवे अभी BMF चैंपियन है, जो अपनी लास्ट फाइट जो उसने लाइटवेट डिवीजन में की थी वहां पर वो इंसेन लेवल में दिखाए। वेयरएज डस्टिन की अगर हम बात करें तो ये उसकी लास्ट फाइट है रिटायरमेंट से पहले,
करे तो मेन क्वेश्चन यही आता है कि क्या वो मैक्स होलोवे को एक और बार बीट करके 3-0 विक्ट्री लेने वाला है या फिर मैक्स होलोवे फाइनली डस्टिन की लास्ट फाइट में उसे बीट करने वाला है। दोनों फाइटर्स ओजी फाइटर्स हैं और दोनों ही फाइटर्स को हम बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स हैं यूएफसी में, और इसीलिए मुझे लगता है यहां पर किसी को पिक करना बहुत ज्यादा हार्ड है, कोई भी फाइट को विन कर सकता है। बट अगर प्रिडिक्शन की मैं बात करूं तो मैं जाने वाला हूं फाइनली मैक्स होलोवे टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। आई थिंक सो मैक्स होलोवे इस बार फाइनली फाइट को विन करने वाला है, जहां पर 155 लाइट वेट डिवीजन में मैक्स मुझे बहुत अच्छा लगा है। उसने जिस वे से जस्टिन को बीट किया था वो काफी अच्छा था देखना, और मुझे लगता है कि ये मैक्स के लिए सबसे बेस्ट डिवीजन है। इस फाइट में चांसेस हैं कि सेम तो नहीं होगा, बट मैक्स होलोवे का ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा आउटपुट को शो करने वाला है और डस्टिन को उसकी लास्ट फाइट में बीट करने वाला है। अब काफी लोग यहाँ पर दोनों की सेकंड फाइट के बारे में बात करते हैं जहां पर डस्टिन फाइट को विन किया था, बट काफी लोग ये चीज भूल जाते हैं कि वहां पर मैक्स ने शॉर्ट नोटिस में फाइट को लिया था और वो क्लियरली फाइट में अंडरसाइज था। बट इसके बाद भी जब थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड की बात करते हैं तो वहां पर मैक्स होलोवे राउंड्स को विन करने लग पड़ा था। तो बेशक ऐसा लगता है कि डस्टिन पोरियर कंफर्टेबली फाइट को विन किया था, बट समवट वहां पर भी वो फाइट मुझे लगता है एक थोड़ी सी क्लोज फाइट जारी थी। और अब क्योंकि मैक्स होलोवे परमानेंटली लाइट वेट डिवीजन में आ चुका है, यूएफसी 300 में हम देख चुके हैं कि उसने प्रॉपर वेट को पुट ऑन किया था, वो नो लॉन्गर अंडरसाइज लग रहा था। तो यहां पर भी मुझे लगता है कि हम सेम चीज को देखने वाले हैं जहां पर मैक्स होलोवे नो लॉन्गर अंडरसाइज होगा। दोनों की जब गैस टैंक की बात करते हैं तो वी नो कि दोनों फाइटर्स 5 राउंड्स पुट ऑन कर सकते हैं, बट किसके पास ज्यादा स्टैमिना बचता है तो आई डू थिंक कि मैक्स होलोवे के पास बेटर स्टैमिना है। दोनों 5 राउंड्स तक जा सकते हैं, बट मैक्स होलोवे ज्यादा आउटपुट को थ्रो कर सकता है। बट जब पावर शॉट्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि डस्टिन के पास ज्यादा बेटर पावर शॉट्स हैं एज कंपेयर टू मैक्स होलोवे। तो बोल सकते हैं कि हम दोनों ही फाइटर स्ट्राइकर्स हैं, बट दोनों के पास अपनी अपनी एबिलिटीज है जहां पर वो शाइन करते हैं। लाइक डस्टिन के पास ज्यादा पावर है, वो ज्यादा टेक्निकल फाइटर भी है। और जब डिफेंस की भी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि डस्टिन के पास ज्यादा बेटर डिफेंस है। बट फिर उल्टा अगर हम इसका देखें तो मैक्स होलोवे ज्यादा आउटपुट और पंचेस को थ्रो करता है, उसका जो फुटवर्क है वो ज्यादा बेटर है। और जब पंच लेने की एबिलिटी आती है तो मैक्स होलोवे की चेन स्टिल बहुत बेटर है। अब आई नो कि यहाँ पर लास्ट फाइट में इलिया ने मैक्स होलोवे को नॉकआउट किया है, तो मे बी यहाँ पर कुछ लोग मैक्स होलोवे की चिन को डाउट करें, बट आई गारंटी यू गाइस मैक्स होलोवे की चिन स्टिल एक आयरन चिन है, उसकी चिन ब्रेक नहीं हुई है। और इसके ऊपर से वो अब एक वेट क्लास ऊपर यानी कि लाइट वेट डिवीजन में फाइट कर रहा है, तो वेट को पुट ऑन करना और ज्यादा बेटर हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर डस्टिन पोरियर मैक्स होलोवे को कोई वन पंच नॉकआउट कर देगा जिससे कि हमें ऐसा लगे कि अब मैक्स होलोवे की चिन ब्रेक हो चुकी है। उसकी मेन गेम रिलाई करती है जो वो आउटपुट ऑफ पंचेस को थ्रो करता है, बट इसी के साथ मैक्स की जो हाईली अंडररेटेड चीज है वो है उसका फुटवर्क, जहां पर जस्टिन गेची की फाइट में हमने क्लियरली देखा था कि वो बार बार जस्टिन को टैग करे जा रहा था, बट जब जस्टिन गेची की बात आ रही थी उसके ऊपर कोई पंच को लैंड करने की, तो वहां पर वो अपने बहुत अच्छे फुटवर्क को दिखाते हुए इजीली सर्कल अराउंड कर जा रहा था, जिससे कि जस्टिन गेची उसके ऊपर बिग पंचेस को लैंड नहीं कर पा रहा था। डस्टिन पोरियर की बात करें तो डस्टिन एक ऐसा फाइटर है जो अपने बेस को स्टैंड करके अपने पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है, और यही चीज मुझे डस्टिन की सबसे बेस्ट लगती है, जहां पर इन्हीं पंचेस से या तो वो अपने ओपोनेंट को काउंटर कर देता है या फिर वो अपने ओपोनेंट को प्रेशर कर लेता है इन पंचेस से। और ऐसा ही सिमिलर हम कुछ सेकंड फाइट में दोनों की देख चुके थे, जहां पर मैक्स होलोवे ट्राई कर रहा था अपनी आउटपुट को शो करने का, बट डस्टिन पोरियर अपने बेस में स्टैंड हो रहा था, वो बैकवर्ड मूव नहीं कर रहा था, बल्कि क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर है तो यही चीज शो करते हुए वो ज्यादा बिग शॉट्स को लैंड करके मैक्स होलोवे को पुश बैक कर दे रहा था। बट ये बोलने के बाद अब मुझे लगता है कि मैक्स होलोवे की गेम थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, जहां पर अब वो अपने पंचेस में ज्यादा पावर को पैक करता है, जहां पर आई डू थिंक कि इस बार डस्टिन को ट्रबल आने वाली है कि वो कैसे मैक्स होलोवे के ऊपर बीटिंग को पुट ऑन करे। आई थिंक सो फाइट में मैक्स होलोवे ज्यादा कॉशियस होकर फाइट करने वाला है। ऐसी पता नहीं क्यों फील आ रही है कि वो डस्टिन को वो ब्रॉल करने नहीं देगा जो डस्टिन पोरियर डेफिनेटली चाहता होगा कि वो करे, क्योंकि लास्ट फाइट में इस्लाम के अगेंस्ट में हम ये चीज देख चुके हैं। और डस्टिन की थोड़ी सी गेम भी ऐसी रहती है कि वो अपने हार्ट को दिखाए, वो ब्रॉल करे अपने ओपोनेंट से, बट इस बार मुझे लगता है कि मैक्स होलोवे ज्यादा कॉशियस होगा, वो बार बार मूवमेंट को शो करने वाला है और बेसिकली अपना जैब हो गया, किक्स होगी या फिर 1-2 नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस इन्हें थ्रो करके ब्रॉल में नहीं पड़ेगा और ओवरऑल फाइट को विन करने वाला है बाय यूनानिमस डिसीजन। वैसे देखा जाए तो है तो ये काफी क्लोज फाइट, क्योंकि हु नोस कि डस्टिन पोरियर इस बार फुल ऑन पावर के साथ बिना कोई केयर करते हुए, क्योंकि ये उसकी रिटायरमेंट फाइट है, तो वो बस आउटस्ट्रेट ब्रॉल करने के लिए आ जाए मैक्स के साथ। तो ऐसा देखकर ऑब्वियसली काफी इंसेन होगा और बहुत मजा आएगा। बट अंदर से फीलिंग आ रही है कि जस्ट लाइक जस्टिन के साथ जो मैक्स ने फाइट की थी वैसे ही मैक्स होलोवे यहाँ पर फाइट करने वाला है,
जिधर मान के चलो कि मेरा मतलब है कि वो डस्टिन के हाथ नहीं आने वाला है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ मैक्स होलोवे टू विन, जहां पर डस्टिन अपनी रिटायरमेंट फाइट में लग रहा है कि फाइट को विन नहीं कर पाएगा। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेडिक्शन वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी, एंड ऑल्सो इसके साथ तुम्हारी इस कार्ड को लेकर क्या पिक्स हैं ये भी मेंशन करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।